हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने मैथ्स पेडागोजी किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। और इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर। सभी की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग एक बार चेकआउट करिएगा इसी वीडियो के नीचे। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की सीक्वेंस वाइज प्रीवियस ईयर की लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट के PYQs को डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और देखिए, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी नहीं पता है, तो देखिए आप लोगों के लिए पेड नोट्स प्रिपेयर किया गया है आप लोगों की ही डिमांड पर, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी लास्ट टाइम पर कंसाइज वे में नोट्स चाहते हैं जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और हिंदी पेडागोजी का ये सेट लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। अब ये उदाहरण आपके सामने है। मैं आपको पहले बता दूं फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर हम लगा रहे हैं ना, ये रिसेंटली जो आपका अगस्त 2023 में पूछा हुआ था वो वाला पेपर है। आप लोग खुद से भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे पेपर आपके फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। बस वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि आपको आंसर की अलग से डाउनलोड करनी होगी, पेपर अलग से डाउनलोड करना होगा, फिर उनको मैच करना होगा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो के थ्रू यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक फ़ायदा और होता है कि आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी समझाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। अब ये उदाहरण क्या है, देखिए, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो बताइए ये किस उदाहरण से मेल खाता है। पहला है परभाषा व्यवहार, जिसे हम ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। दूसरा है याद करना। तीसरा है पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना। और चौथा है स्वनिरीक्षण। तो यहाँ पर तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ये क्या है, स्वनिरीक्षण है, खुद का निरीक्षण करना। जहाँ पर हम खुद कह रहे हैं कि भाषा में ध्यान केंद्रित रखती हूँ और इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सही हो, ये क्या है, स्वनिरीक्षण है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज़ करना था, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 स्वनिरीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कविता क्या है, देखिए, यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं, और अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही हैं। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उन्हें अगर बॉडी पार्ट सिखाने हो तो आप कोई पोयम यानी कि कविता सुनाइए, और उस कविता में आपके जो बॉडी के ऑर्गन हैं वो जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे उनको स्पर्श करते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, बच्चे जो हैं एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अध्यापिका हैं किस विधि का प्रयोग कर रही हैं, बताइए। पहला है विभिन्न दर्शनग्राही। दूसरा है, देखिए, विभिन्न दर्शनग्राही, ये तो नहीं है। दूसरा है श्रव्य भाषिक, सिर्फ सुनना भाषा को, ये भी नहीं है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण मतलब होता है जब संप्रेषण होता है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं हो रही है। तो आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। यहाँ पर जो पूरी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी के ऑर्गन के नाम लिए जा रहे हैं ना, नाक कान, उनको क्या किया जा रहा है, टच किया जा रहा है, स्पर्श किया जा रहा है। तो ये क्या है, आपका पूरा जो है होलिस्टिक आप कहेंगे फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किस चीज़ का उदाहरण है, बताइए। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली कर रहे हैं।
आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, सहयोगात्मक आकलन या फिर सहयोगात्मक अधिगम भी आप कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट या तो ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है। और जब इसी तरीके से आकलन होता है तो उसको सहयोगात्मक आकलन भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वे अपने सवालों को एक दूसरे समूहों के साथ अदला बदली कर रहे हैं और आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सहपाठी आकलन हो रहा है। ठीक है, सहपाठी आकलन मतलब ऐसे सहपाठी क्या होता है आप जानते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, तो उनके साथ जब हम आपस में मिल करके पढ़ाई करते हैं, आकलन करते हैं, तो वो हमारा सहपाठी कहलाता है, या इसको हम सहयोगी भी कह देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे ना हम कोलैबोरेटिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको ये टर्म बताया भी था CDP के अंदर, जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो है एक दूसरे के साथ हेल्प करके पढ़ते हैं। जैसे सपोज करिए 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये 4 स्टूडेंट हैं। अब हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। जैसे इस स्टूडेंट का हिंदी अच्छा है, इसका इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा है, इसका मैथ्स अच्छा है और इसका साइंस अच्छा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये सभी स्टूडेंट एक दूसरे को अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। जैसे इसका हिंदी अच्छा है तो ये इस स्टूडेंट को हिंदी पढ़ा देगा थोड़ा बहुत, इसका इंग्लिश अच्छा है तो ये इसको इंग्लिश पढ़ा देगा, इसका मैथ्स अच्छा है ये इनको मैथ्स पढ़ा सकता है, और इनसे इंग्लिश और हिंदी पढ़ सकता है, साइंस पढ़ सकता है। इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके जब पढ़ा जाता है, हम कहते हैं सहपाठी क्या है, अधिगम है या फिर सहयोगात्मक अधिगम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरे का आंसर भी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से समूह में अदला बदली कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सहपाठी आकलन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर स्व आकलन, फीडबैक या पठन आकलन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सहपाठी आकलन हो रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। तो शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। चलिए आप पहचान कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। दूसरा है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सिर्फ देखने की बात नहीं हो रही है, वो क्या कर रही है, अभिनय कर रही है, रोल प्ले कर रही है, ये ध्यान रखना है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा। फोर्थ ऑप्शन में तो सेम वही लिखा है जो ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यही सही है, ये सही नहीं है फ्रेंड्स। कैसे नहीं है, देखिए जब अध्यापिका मुझे कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है तो मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ, रोल प्ले करती हूँ, यानी कि गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ। गतिबोधक तरीके से संलग्न रहना मतलब रोल प्ले करना, उस चीज़ को करके दिखाना, उसमें वो संलग्न रहती है। ठीक है, और इस तरीके से मुझे भाषा जो है अच्छे से याद हो जाती है, ये इसका कहना है। बस यही यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो वाक्यों को क्या कर रही है, अभिनय करती है ना, रोल प्ले करती हैं। तो इससे क्या होगा कि गतिबोधक तरीके से वो संलग्न रहती है और इससे जो है उसको भाषा अच्छे से याद रहती है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पर हम पहुँचे हैं। ये रहा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन आपको दिया हुआ है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, विद्यालय में बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो अपनी एज के अनुसार उनको भाषा आती है। जैसे एक छोटा बच्चा अगर वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको भाषा आएगी नहीं, भाषा उसको आती है। अपने घर में वो जो लैंग्वेज बोलता है वो उसको थोड़ा बहुत आती है। ठीक है, तो विद्यालय में बच्चा जब भी प्रवेश करे, चाहे छोटी क्लास में चाहे बड़ी क्लास में, उसको भाषा आती है अपनी आयु के अनुसार। ये तो सही है। चलिए हम कहेंगे अभिकथन सही है। तर्क देखिए, तर्क कह रहा है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, वो अपना प्रदर्शन करते हैं।
भाषिक और सांस्कृतिक विविधता, क्योंकि देखिए हर किसी की जो भाषा होती है वो अलग अलग हो सकती है और हर किसी की संस्कृति भी अलग अलग हो सकती है। तो सांस्कृतिक विविधता और भाषिक विविधता के कारण वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन तो करते ही हैं, चाहे उनको कम भाषा बोलनी आए, लेकिन भाषा बोलनी तो आती है। एटलीस्ट अपने घर की जो भाषा होती है, मदर टंग होती है, उसको तो बच्चा बोल ही लेता है थोड़ा बहुत, है ना। और वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से, समाज से। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर ही नहीं पाता है। तो ये हमारा जो तर्क है ये गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स कि अभिकथन तो सही है, लेकिन जो इसका तर्क आर दिया है, रीज़न दिया है, वो बिल्कुल क्या है? गलत है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है। पहला है ए गलत है, आर सही है। जी नहीं, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, हाँ ये रहा ऑप्शन 4, ए सही है परंतु आर गलत है। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से बात करता है और 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। तो भाषा के इस गुण को किस किस रूप में जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग भी करते होंगे। जो आपकी एज के बच्चे होते हैं उनके साथ आप अलग तरीके से बातचीत करते होंगे, जो आपसे बड़े होंगे उनके साथ अलग तरीके से आप बिहेव करते हैं, जो आपके टीचर्स होंगे उनके साथ अलग तरीके से बिहेव होता है, और जो आपसे छोटे बच्चे हैं उनके साथ अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज़ें हर किसी के अंदर आ जाती हैं। और ये कहाँ से आती हैं? कैसे सीखते हैं आप सीखते हैं समाज में जा कर के, सोसाइटी में जा कर के। इसीलिए तो कहा है ह्यूमन क्या है? एक सोशल बीइंग है। ठीक है, तो सोसाइटी, समाज से हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? क्या ये वाकगत है? आप लोग बताइए। क्या ये प्रकृतिवादी हैं? क्या ये अर्थगत है? क्या ये उपयोगितावादी है? क्या है बताइए। भाषा के इस गुण को आप किस रूप में जानेंगे? ये है फ्रेंड्स उपयोगितावादी। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित यानी कि किससे मेल खाता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप भी जानते हैं, बच्चे जो भी लैंग्वेज बोलना सीखते हैं समाज से ही सीखते हैं और लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण करना मतलब क्या होता है? नकल करना, इमिटेशन करना। और जब बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले जब वो अपने घर की भाषा बोलना सीखता है ना, तो इसी माध्यम से सीखता है, नकल करके, इमिटेट करके, यानी कि अनुकरण करके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बच्ची है जो कुछ ऐसे शब्द बोल रही है जिन शब्दों को ना उसने कभी अपने से बड़े लोगों से सुना है, ना अपने घर पे सुना है, ना स्कूल में सुना है, कहीं से नहीं सुना है। तो उनकी जो माँ है वो इस बात को लेकर जो है भ्रमित है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उनका ये जो मत है वो किससे मेल खाता है, ये आपसे पूछा है। पहला है बहुभाषावाद से, दूसरा है सहजवाद, तीसरा है व्यवहारवाद और चौथा है रचनावाद। ये तो सिंपल है, आप लोग कर पाएंगे आंसर। सिंपली ये क्या है? आपका व्यवहारवाद है, क्योंकि वो ऐसा बिहेव कर रही है। ठीक है, व्यवहार कर रही है, तो व्यवहार से रिलेटेड है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के एकेडमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? बताइए। पहला है उद्गामी साक्षरता, दूसरा है उद्गामी समाधान, तीसरा है उद्गामी पाठ्यचर्या और चौथा है उद्गामी गुणधर्म। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्गामी साक्षरता होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कौशलों के उस समूह को हम क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये है आपका उद्गामी साक्षरता। ठीक है, जो कि बाद के जो एकेडमिक कौशल हैं उनके लिए एक बेस का काम करते हैं, एक बुनियाद का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं।
इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित भी करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। तो इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये सस्वर पठन है? नहीं। सस्वर पठन तब होता जब दादी स्टोरी सुना रही हैं और बच्चे भी उसको सेम वैसा ही दोहराते, तो उसको हम कहते हैं सस्वर पठन, जो कि स्कूल में किया जाता है। बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ना, वो होता है। तो यहाँ पर तो ये हो नहीं रहा है, ना ही यहाँ पर कोई मॉडल पठन हो रहा है, साझा पठन भी नहीं हो रहा है। साझा पठन तब होता जब दादी और बच्चे दोनों एक दूसरे को स्टोरी सुनाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दादी सुना रही हैं, तो ये क्या है? ये है आपका समभाषिक पठन। ठीक है, यहाँ पर बच्चे चुपचाप स्टोरी को सुन रहे हैं और दादी क्या कर रही हैं? सुना रही हैं। ठीक है, और बच्चे एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आपका संभाषिक पठन हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है। वर्ण और स्वनिम से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को आप क्या कहेंगे? बताइए। क्या ये आपका संरचनात्मक उपागम है, या फिर टॉप डाउन उपागम है, बॉटम अप है, या फिर समग्र भाषा उपागम है? तो ये तो सिंपल है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है? ये है बॉटम अप अप्रोच। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच, यानी कि अधोमुखी उपागम। इसमें क्या होता है कि नीचे से शुरुआत होती है और ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे पहले बच्चों को आप क्या सिखाएंगे? लेटर सिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उन्हें वर्ड्स की नॉलेज दे सकते हैं, फिर आप उनको सेंटेंस सिखा सकते हैं, फिर आप उनको पैराग्राफ सिखा सकते हैं, फिर पूरी स्टोरी सिखाएंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब जाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। ठीक है, और ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, ये क्या होती है? ये जस्ट इसका उल्टा होती है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ सिखाते हैं, जैसे पहले आपने बच्चे को स्टोरी सिखाई, फिर पैराग्राफ, फिर सेंटेंस बनाना, फिर वर्ड्स क्या होते हैं, फिर लेटर का ज्ञान देना, ये क्या होता है? आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। और बॉटम अप होता है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पढ़ना सीखने से पहले आप स्वनिम की नॉलेज लीजिए। जब बच्चा स्वनिम सीखेगा तब धीरे धीरे वो पढ़ना सीखेगा। तो ये क्या है आपका? यह आपका बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभिकथन दिया है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है तर्क। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद नहीं करती है। जी हाँ, ये तर्क यहाँ पर सही है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अभिकथन गलत है, लेकिन तर्क यहाँ पर सही है। क्योंकि देखिए, जो पारंपरिक वर्तनी है उसके स्थान पर बच्चे अगर खुद की वर्तनी का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या है? सही वर्तनी लिखने की योग्यता उनकी कम हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि ए तो गलत है, यानी कि अभिकथन गलत है, लेकिन जो आर है, तर्क है, वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलेंगे। ये रहा। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा नहीं होता है जब भी उनको कोई भाषा बोलने के लिए कहा जाता है। तो इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या होता है, ये आपसे पूछा है। पहला है, जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। दूसरा है, बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। तीसरा है, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। या फिर काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। बताइए आप क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा फ्रेंड्स कि आप बच्चों को क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी देंगे अंतःक्रिया करने की, यानी कि मौखिक रूप से वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएँ और वो बिना हेजिटेशन के,
बातचीत कैसे करेंगे? जब आप कक्षा में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का आयोजन करेंगे जिसमें क्या होगा कि मौखिक अंतःक्रिया होगी। आप कुछ ऐसे खेल करवाइए, ऐसे कुछ आप एक्टिविटीज़ करवाइए क्लासरूम में जिसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिले, बातचीत करने का मौका मिले। ठीक है, ये बेस्ट होता है। इससे क्या होगा, उनका आत्मविश्वास जो है बढ़ेगा बातचीत करने का। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप सीधे उनकी गलती सुधार देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार तो आपने सुधार दी, दोबारा से फिर वही गलती हो जाएगी, है ना। आप कब तक सुधारेंगे? इससे बेटर है आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए अंतःक्रिया करने की। बच्चे जो है सस्वर वाचन करेंगे नहीं, यानी कि ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे वही चीज़ें, ये सब नहीं करना है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? पहला है ऑप्शन, अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है, जहाँ भी आता है याद करना, रटवाना, वो सही नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। या अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। देखिए, परिभाषाएं नहीं रटवानी है, ये चीज़ आप सोच लीजिए। बच्चों को परिभाषाएं नहीं रटवानी है, बल्कि उनको चीज़ें समझानी है, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करना है। ठीक है। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। जी हाँ, जिस भी शब्द का आप अर्थ बच्चों को समझाना चाहते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन पैदा करिए, कुछ ऐसी कंडीशन बच्चों को बताइए जहाँ पर उस शब्द का अर्थ समझाने में आपको ईजी लगे और बच्चों को भी ईजीली समझ में आए कि आप जो है क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसी स्थिति विशेष पैदा करनी है जहाँ पर उस शब्द का अर्थ समझाने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और बच्चे उसको समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से, अर्जन से, प्रक्रिया से, उत्पाद से? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है एंड आई होप आप लोग इसको गलत भी नहीं करेंगे। तो भाषा सीखना मतलब क्या होता है? भाषा सीखना एक कौशल है, स्किल है। बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप करनी होती है कि बच्चे जो हैं भाषा को सीखें, एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएँ, लिख पाएँ। तो ये भाषा सीखना किससे संबंधित है? ये हमारी स्किल यानी कि कौशल से संबंधित है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है आपका मैच करने वाला क्वेश्चन, आपको मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आई थिंक यस ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो मैं आपको इसका आंसर पहले बता देती हूँ क्योंकि देखिए मैं आपको मोबाइल के थ्रू अभी पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा ऊपर नीचे करने में, इसलिए मैं आपको आंसर बताते हुए यहाँ पर चलती हूँ। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब सेकंड में क्या है, ए वाले का यहाँ पर वी सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए पे लिखा है अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना आपका किससे मैच करता है? इससे। पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जब आप अनुमान लगाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर तो आप क्या करेंगे? शीर्षक और जो चित्र हैं उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया पहले वाले का। अब दूसरा ऑप्शन बी वाले का कौन सा सही है? तो चलिए देख लेते हैं। बी ये रहा, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, इसका मैच होगा आपका इससे। लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना कि लेखक क्या महसूस करते हैं, ये आप अंत में क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं सी पर। सी है, सी का कौन सा सही होगा? तो सी में है आपका संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। तो इसका होगा मिलान आपका इससे। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। यही होता है संदर्भ से जोड़ करके अर्थ निकालना। ठीक हो गया। चलिए डी वाले पे चलते हैं। डी का सही है आपका उसके सामने वाला गहन पठन। क्या है? गहन पठन है पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना, उस भाषा को पढ़ना, उसमें पाठ्य वस्तु में जो भी चीज़ें दी हैं, ये होता है हमारा गहन पठन। उसके बाद आता है आपका लास्ट ई वाला। इस पे क्या है कि पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान, इसका मिलान होगा आपका ये थर्ड वाले से। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरीके से संरचित की गई हैं। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर मिलान क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा। एंड आई होप कि आप लोगों का भी ये सही हुआ होगा। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स हिंदी पेडागोजी के। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। और देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये गद्यांश हैं और ये पद्यांश हैं, ठीक है। ये गद्यांश और पद्यांश की क्लासेस भी हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम से पहले काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे हम, 4 गद्यांश और 4 पद्यांश लगा लेंगे, जिससे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है गद्यांश पद्यांश में स्कोर करना है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बस आपको नकल करनी होती है, बहुत ईजी होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और देखिए अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लासेस की सारी अपडेट टाइम से मिलती हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।